Hello students, welcome to my YouTube channel अजिंक्याज रेजोनेंस फिजिक्स क्लासेस। इस YouTube चैनल पे हम क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स के लेक्चर्स यहाँ पे लेने वाले हैं। पहले तो क्लास 11th के लेक्चर्स चैप्टर्स हम पढ़ाने वाले हैं, बाद में हम क्लास 12th के भी इस पे अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम क्लास 11th का जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो चैप्टर आज यार हम शुरू कर देंगे। तो आप सब अभी 10th पास करके आपने एडमिशन प्रोसेस आपका किया होगा। तो जो एडमिशन प्रोसेस है तो आपने कुछ अपना एक कोर्स सिलेक्ट किया होगा, जैसे कि साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स। जो भी हमारा ये चैनल पे वीडियोस देखेंगे, आई होप कि वो सभी ने साइंस ही चुना होगा। तो पहले यार हम बिफोर डायरेक्टली गो टू दिस सब्जेक्ट, पहले हम साइंस क्या होता है वो जान लेंगे यार, कि साइंस बेसिकली होता क्या है। आपने 6th या 5th स्टैंडर्ड से हम साइंस करते आ रहे हैं, मगर यहाँ पे साइंस का मतलब होता क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है कि साइंस किसे कहेंगे, व्हाट इज साइंस। तो साइंस का जो मतलब होता है, साइंस की जो मीनिंग होती है वो होती है भाई सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक, ध्यान में रखो, साइंस इज नथिंग बट सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। तो साइंस का यही मतलब है। सिंपली साइंस को आप बोल सकते हो नॉलेज। साइंस में क्या करते हैं, तो साइंस में जो भी कुछ रियलिटीज होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, उनका सर्च होता है। ओके, सर्चिंग ऑफ रियलिटी को भी आप साइंस कह सकते हो, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। जैसे कि रियलिटी का मतलब जो भी कुछ फैक्ट्स है, जो भी कुछ हो रहा है, उन सभी के कुछ रीजंस होंगे। कुछ भी चीज अगर हो रही है तो उसका कुछ रीजन होता है, और आप उस रीजन को साइंस में ढूंढ सकते हो। जैसे कि अभी आप मेरे को देख सकते हो, मेरी आवाज आप सुन सकते हो। ओके, तो ये सभी जो है आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे कि यार ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखता है, कैसे आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये स्काई जो है ब्लू क्यों है, ये सभी रीजंस यार। हमारा बॉडी फंक्शनिंग जो है, बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो कैसे चलता है, क्यों चलता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो सभी आपके जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो सभी क्वेश्चंस आपको यार साइंस में मिलते हैं। साइंस इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस इज द सर्चिंग ऑफ रियलिटी, उसमें रियलिटी का सर्च होता है। ओके ठीक है, साइंस, चलो ठीक है, साइंस में सर्चिंग होती है रियलिटी की, वो सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ही हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि साइंस में रियलिटी का जो सर्च होता है वो कैसे करते हैं। जो साइंटिस्ट है, जो कुछ लोग साइंस में काम करते हैं, वो कैसे काम करते होंगे। तो साइंस में एक जरूरी बात समझो यार, कि साइंस में ध्यान में रखो कि साइंस जो होता है उसमें जो वर्क फ्रेम होता है, उसमें पहले तो दिमाग में आनी चाहिए आइडिया। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अपने दिमाग में आइडिया आनी चाहिए, पहली तो बात। ओके, तो आइडिया जो है, हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आई, तो कुछ आइडिया जो आपके दिमाग में आई है, वो आइडिया सही है कि गलत है वो भी चेक करना चाहिए। तो आइडिया की वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ओके, आपके आइडिया की वैलिडिटी चेक करने का मतलब है कि आपकी जो आइडिया दिमाग में आई है वो सही है कि गलत है, राइट है कि रॉन्ग है, वो चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो दूसरा यार इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेरिमेंट्स। जो भी आइडिया आई है उसको सही है कि गलत है वो चेक करने का जरिया एक ही है, माध्यम एक ही है, एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, कुछ भी एक्सपेरिमेंट आपने 10th तक एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ तो भाई रिजल्ट या कंक्लूजन आता है। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये रिजल्ट क्या होगा, राइट है कि रॉन्ग है, वो एक्सपेरिमेंट पे तय रहेगा। तो कुछ भी जो लॉज प्रिंसिपल्स आपने 10th स्टैंडर्ड तक किए होंगे, मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे स्टूडेंट्स को कि जो भी 2 लॉज है यार, एक पहला लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो 3 तरह के जो लॉज है वो, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो लॉज एटलीस्ट आप सभी को वो एटलीस्ट वो 2 लॉ तो आने ही चाहिए। ओके, तो ये जो लॉज प्रिंसिपल्स जो होते हैं, कुछ फैक्ट्स जो होती है, ये लॉ कैसे तैयार करते हैं, कैसे लॉ का स्टेटमेंट बनता है,
कोई भी किसी आइडिया को लॉ कैसे बनाया जाएगा, तो पहले तो भाई आइडिया तो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद वो आइडिया सही है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आइडिया आई और एक ही एक्सपेरिमेंट किया और एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सही आया और आपका रिजल्ट राइट आके आपने बोल दिया कि ये मेरे दिमाग में आया था वो सही है। ऐसा नहीं होता है। तो एक ही आइडिया पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अगर वो सभी एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट सेम आएगा, राइट आएगा, तभी आपके आइडिया राइट है। अगर एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा है, एक भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आपका जो माइंड में आइडिया आया है वो रॉन्ग बता रहा है एक्सपेरिमेंट में, तो आपकी आइडिया रॉन्ग है। ओके, तो आप नहीं बोल सकते कि मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, 100 एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें तो सब राइट आया और एक एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया तो मेरी आइडिया थोड़ी ना रॉन्ग हो गई। तो ऐसा नहीं चलता है साइंस में, ऐसा नहीं चलता है। साइंस में सभी आपके जो दिमाग में आइडिया आई है सभी एक्सपेरिमेंट्स में वो वैलिड होना चाहिए। तो यार चीज ऐसे काम चलेगा। तो यार एक चीज को समझो कि यार व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई तू साइंस में है तो बता एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक्सपेरिमेंट का सीधा मतलब आपको एक स्टेटमेंट में बोलना है, एक ही लाइन में बोलना है कि एक्सपेरिमेंट जो होता है भाई, एक्सपेरिमेंट जो हमारे दिमाग में आइडिया आई है उसको चेक करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक टेस्ट है। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट इज द टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। एक्सपेरिमेंट इज द, एक ही टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट इज ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट इज द सोल टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ आवर आइडियाज। ओके, सोल का मतलब एक में, सिंगल, यूनिक। ओके, तो एक्सपेरिमेंट इज द सोल टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ आवर आइडियाज। हमारे दिमाग में जो आइडियाज आई है उनकी वैलिडिटी चेक करने का एकमात्र जरिया होता है भाई एक्सपेरिमेंट। वैलिडिटी का मतलब है कि आपके आइडिया वैलिड है कि इनवैलिड है, राइट है कि रॉन्ग है। ओके, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। तो आई होप कि आपको ये साइंस का मतलब एटलीस्ट समझा होगा। साइंस इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस में ऐसा काम करते हैं भाई, पहले लोगों के दिमाग में आइडिया आती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। अभी ये जो पैंडेमिक चालू है कोविड-19 का, तो उसमें भी भाई कुछ साइंटिस्ट लोग जो है वैक्सीन बना रहे हैं। तो वैक्सीन कैसे बनती होगी? तो वैक्सीन जो उनके दिमाग में आइडिया आई पहले कि यार ऐसे ऐसे करेंगे तो वैक्सीन बन जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ काम करेंगे तो यार वो कोविड-19 ये जो वायरस है उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे वैक्सीन बना सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, पहले दिमाग में आइडिया आएगी, तो आइडिया आने के बाद वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब अभी जो ट्रायल्स चालू है वो ट्रायल्स कर रहे हैं। ओके, तो वो ट्रायल्स जो करते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स है। एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? मैंने बोला कि आपकी जो आइडिया है सही है कि रॉन्ग है, उसको चेक करने के लिए वो ट्रायल्स कर रहे हैं अभी। जैसे कि ऑक्सफर्ड की रहने दो या इंडिया की रहने दो, कुछ भी वैक्सीन जो है, सभी वैक्सीन के अभी ट्रायल चालू है, तो एक्सपेरिमेंट चालू है। तो आपने भी पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे एक आदमी को कुछ गलत इन्फेक्शन हो गया था, तो उन्होंने वो ट्रायल्स रोक दिए थे, एक्सपेरिमेंट्स रोक दिए थे। ओके, तो मैंने बोला एक भी अगर गलत आ जाएगा तो वो एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी ट्रायल्स फिर से चालू हो गई। ओके, बी होपफुल। तो एक्सपेरिमेंट्स उसके बाद रिजल्ट वो डिक्लेयर करेंगे और सभी के लिए वो आ जाएगा मार्केट में। तो ऐसा ही साइंस होता है। सभी लोगों का जो टेंशन है, सभी लोगों के जो वर्क होते हैं उनको इजी करने का काम भाई साइंस करता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, साइंस की वजह से लोगों के काम हल्के होते हैं। सही है कि नहीं है? ओके, तो ये होता है भाई साइंस। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट पढ़ा, साइंस पढ़ा। तो यार ये जो साइंस होता है, हमने 8th स्टैंडर्ड से या 7th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा कि साइंस जो है, साइंस में 3 तरह के नेचुरल साइंसेस है। 3 तरह के कौन से? तो पहला है भाई बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी। दूसरा है केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है भाई फिजिक्स, जो आपने 10th में भी अच्छे से किए होंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये मालूम है आपको, बायोलॉजी क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले भाई फिजिक्स। तो यार ये फिजिक्स क्या है? आपने शायद 10th में डिफिनेशन भी किया होगा फिजिक्स का, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी पढ़े होंगे आपने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, ऐसे कुछ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने की होंगी इन फिजिक्स। ओके, आपने किया होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
ऐसे कुछ वेक्टर, स्केलर, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आपने 10th तक पढ़े होंगे। तो मैं यार सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों को कि आप मेरे को बोल सकते हो क्या कि व्हाट इज फिजिक्स यार, ये फिजिक्स कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या है। तो हमें पूछना चाहूंगा सभी बच्चों को कि यार फिजिक्स होता क्या है। तो यार फिजिक्स जो है, फिजिक्स का मतलब सिंपल है। अगर फिजिक्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए यार, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। ओके, फिजिक्स का मतलब क्या होता है भाई, नेचर। तो फिजिक्स को भौतिक शास्त्र भी बोला जाता है, क्योंकि भौतिकी, संस्कृत में भी उसको भौतिकी बोला जाता है। ओके, पदार्थ विज्ञान भी बोला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यार फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर। तो ये जो फिजिक्स है उसमें पढ़ते क्या है, किसका स्टडी किया जाता है, तो वो सिंपल है, इट इज फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। तो अभी आप बोलोगे यार नेचर का स्टडी का मतलब क्या। नेचर की स्टडी का मतलब जो मेरे सामने हो रहा है, जो मेरे सामने चीजें हो रही है, जो मेरे सामने इवेंट्स होते हैं, उन सभी के जो रीजंस है, उन सभी का जो स्टडी है, वो आता है स्टडी ऑफ नेचर में, एंड दैट इज कॉल्ड एज फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। फिर से एक बार बोलता हूं भाई, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के साथ जिसका स्टडी है भाई उसे बोलते हैं फिजिक्स। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे 11th और 12th में आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जहां से हम चालू करेंगे वो है भाई 11th का पहला चैप्टर, जो सबसे सिंपल है, और जिसको ये चैप्टर आता है उसके लिए एक बार आपको चैप्टर आ गया तो आपका फिजिक्स में जो आपका करेज है वो बढ़ जाएगा, और आगे आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला चैप्टर जो होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वहां से लेकर हमें 12th के कम्युनिकेशन के पार्ट तक जाना है। ओके, लास्ट चैप्टर तक। तो वो जो चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स में कुछ अलग अलग चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे आजू बाजू में हो रहा है। कि ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप मेरे को देखते हो, ये कलर ब्लू ही क्यों है, ये जो वायर है इसका कलर रेड ही क्यों है, मेरी आवाज क्यों आ रही है आपके पास, ओके, कैसे आ रही है, कौन है जो इसको, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरी आवाज को आपकी तरफ ला रहा है, ओके, स्काई ब्लू क्यों है, सनराइज होते टाइम और सनसेट होते टाइम सन का कलर रेडिश, ऑरेंज रेडिश क्यों होता है, ये रेनबो क्यों तैयार होते हैं, ओके, ये क्लाउड व्हाइट क्यों होते हैं, ये सभी चीजें यार आप उसमें पढ़ लोगे। ओके, सभी चीजें आप पढ़ने वाले हैं, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे होने वाली है। ओके, इस क्लास में अभी हम क्या करने वाले हैं कि जब चैप्टर शुरू होगा तो चैप्टर शुरू जैसे हो जाएगा, कंसेप्ट जैसे होते जाएंगे, तो उसी टाइम पे हम सीईटी और नीट के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, या कुछ अलग से क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे अलग सा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यूट्यूब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटर्स मिलेंगे। ओके, तो आपको अच्छे अलग अलग तरीके से समझाया भी जाएगा, बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे है, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स भी यहाँ पे है। ओके, तो हमने ये चैनल नया नया चालू किया है, तो यहाँ पे अगर अभी आपको ये समझा है कि ये साइंस क्या होता है, ये फिजिक्स क्या होता है, तो अभी चैप्टर जो है 11th का हमारा पहला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, वो चैप्टर चालू हम कर लेंगे यार। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। तो अभी हम साइंस में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हम आज चालू कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, उसमें पहले चैप्टर है भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको क्या, अभी आपने 10th में यूनिट्स बहुत सारे किए होंगे, बहुत सारे यूनिट्स पढ़े होंगे। ओके, तो हम ये इसमें फिर से वो चीजें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो ये यूनिट क्या होता है, ये मेजरमेंट क्यों किया जाता है, क्यों पढ़ना है मेजरमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये मेजरमेंट क्या होता है, ये मेजरमेंट क्या होता है, ये मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट क्यों पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात क्लियर करो कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो होता है भाई, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिजिक्स कौन सा साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस। ओके, एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइंस इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे ज़्यादा से एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ओके, कुछ भी आइडिया आई, एक्सपेरिमेंट आया, रिजल्ट आया। तो एक्सपेरिमेंट से हम करते क्या है, एक्सपेरिमेंट में हम कुछ तो ऑब्जर्व करते हैं। आपने 10th में किए होंगे एक्सपेरिमेंट, हम उसमें कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, बाद में रिजल्ट लिखते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट का यही फंडा होता है कि पहले ऑब्जर्व करो, मेजरमेंट ले लो और फिर रिजल्ट ले लो। ओके, रिजल्ट लिख लो। तो यार एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसका मतलब मेजरमेंट तो जरूरी है। तो यार मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट किसका करते हैं वो भी तो चाहिए, कि किस क्वांटिटी का मेजरमेंट लेंगे। तो हम एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे पहले तो, कि मेजरमेंट किसका करते हैं। तो मेजरमेंट हम जिसका करते हैं उसे हम कहने वाले हैं भाई फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि फिजिकल क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट करने वाले हैं। किसका क्वांटिटीज का? फिजिकल क्वांटिटीज का। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज आर नथिंग बट दैट क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिनको हम मेजर करते हैं। ओके, मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती है दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझ में आया हो कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल क्या, अभी आप सपोज, ये फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझो पहले कि आप सपोज अभी आप मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद यार आपने कुछ वेजिटेबल्स खरीदे। ओके, वेजिटेबल्स आपने कुछ खरीद लाए। ओके, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं आप सपोज, तो आपने यार 1 किलोग्राम वेजिटेबल्स ले लिए। ओके, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अभी ये 1 किलोग्राम जो है, आपको थोड़ा बहुत तो आता है, 10th में किया है अच्छे से। तो ये 1 किलोग्राम जो है वेजिटेबल का क्या होता है? ये मास होता है। ओके, तो ये 1 किलोग्राम क्या है भाई? मास। तो यहाँ पे आपने मेजर क्या किया? वेजिटेबल का मास जो है वो आपने मेजर किया है। तो यहाँ पे मेजरेबल क्वांटिटी क्या है? मास है कि वेजिटेबल्स है? तो यहाँ पे मास मेजरेबल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे मास जो होगा भाई, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। वेजिटेबल्स जो होंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप उसको मैटर बोल सकते हो, वो मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मगर ये जो यहाँ पे आपने वेजिटेबल का जो मास को मेजरमेंट किया है, मास को जो मेजर किया है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। और एक चीज आपको बोल सकते हो, अभी आप लोग सभी, आपको मालूम है अभी, तो फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर हमें बुखार है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हमें यार फीवर है थोड़ा सा, तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमारा जो बॉडी है, बॉडी का क्या मेजर करता है भाई? फीवर मेजर करता है कि टेम्परेचर? तो आपको सीधा सा सवाल है कि बॉडी का क्या मेजर करता है, फीवर की टेम्परेचर? तो आप बोलोगे टेम्परेचर मेजर करता है। तो यहाँ पे फीवर फिजिकल क्वांटिटी है कि टेम्परेचर? तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी होगी, ना कि फीवर। फीवर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वेजिटेबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो हम फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसको हम मेजर करते हैं। ओके, जिसको हम मेजर करते हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम मेजरमेंट किसका करेंगे भाई? फिजिकल क्वांटिटीज का करेंगे। आई होप कि फिजिकल क्वांटिटीज समझ होंगी। ओके, अगर हम क्लोथ्स लाने गए, अगर मुझे शर्ट खरीदी करनी है, तो अगर मैं मार्केट में गया, मैंने मेरी साइज बोल दी कि साइज इतना इतना लेंथ वाला मेरे को शर्ट चाहिए। तो मैंने बोला यार 40 लेंथ वाला मेरे को शर्ट चाहिए, 40। तो ये जो मैंने लेंथ बोली है भाई, लेंथ, तो ये जो लेंथ होगी दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, ना कि शर्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। यहाँ पे लेंथ क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। बात समझ में आई? ये मैटर हो सकते हैं, ये मैटर ही है, मगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। अगर आप लिखना चाहते हो नोट्स तो बहुत अच्छे, तो ये एक सेंटेंस लिख सकते हो। द फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है, उसमें कुछ ऊंचा वाला साइंस नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। तो यार मेजरमेंट कैसे करते हैं, अभी वो देखते हैं कि मेजरमेंट में एक्चुअली करते क्या है। आपने किया है भाई, आप करते हो, आप हर रोज करते हो, हम हर रोज करते हैं। इवन अगर हम सुबह उठ के दूध लाने गए, मिल्क जब हम लाते हैं, तो मिल्क भी जब लाते हैं तब हम वहां से उसको बोलते हैं यार मेरे को आधा लीटर दूध दे दो, आधा लीटर मिल्क मुझे चाहिए। तो आधा लीटर जो किया है भाई, हमने मेजरमेंट ही किया है। ओके, दूध का जो वॉल्यूम है उसका मेजरमेंट ही किया है। या फिर दूध फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, तो वॉल्यूम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम सुबह सुबह कभी भी
कहीं पे भी जाते हैं तो मेजरमेंट करते ही हैं। कुछ भी खरीदी करना है तो हम मेजरमेंट करते ही है। ओके, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं देखो, अभी एक मैं छोटा सा चीज समझाता हूँ, बाद में आपको पता चलेगा कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये ए और ये जो बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट कीजिएगा। या ये लेंथ जो दिख रही है, कैलकुलेट दिस लेंथ ए बी लेंथ को कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे, आपके पास छोटी जो स्केल होती है, उसके पास 30 सेंटीमीटर की होती है, किसी के पास 15 सेंटीमीटर की छोटा स्केल होता है। ओके, सेंटीमीटर वाला स्केल है ना सबके पास। किसी के पास छोटा होगा 15 सेंटीमीटर का, इतना, किसी के पास इतना होगा 30 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास सेंटीमीटर वाला एक छोटा सा स्केल होता है। तो हम क्या करेंगे, तो सपोज ये स्केल है, ओके, ये स्केल है, तो क्या करते हैं, ये बड़ी लेंथ जो है, वो बड़ी लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम छोटा सा स्केल यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर वाला। तो इसको ऐसे रखते हैं, फिर करते हैं एक स्केल, दो स्केल, और ये आधा ही आ गया तो 2.5 स्केल, 2.5 स्केल इसमें आ गए, आप बोल सकते हो 2.5 स्केल पे आ गए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां से यहां तो ले गए तो ये 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां कर ले गए 15 और 15 30 सेंटीमीटर, और ये आधा ही आ गए तो 15 आ गया, तो ये पहले 30 और ये 15, ये क्या बन जाएगा 45 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ 45 सेंटीमीटर। बात समझे। तो मैंने क्या किया, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, उस लेंथ को मैंने मेरे पास जो स्केल थी उसके साथ मैंने कंपेयर किया। ओके, बात समझ में आई। मैंने क्या किया, इस लेंथ को मेरे पास जो स्केल थी उसके साथ मैंने उसको कंपेयर किया। तो यहाँ पे जब भी, और एक एग्जांपल से वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स आप खरीदने मार्केट में गए, ओके, उसके पास बैलेंस होता है, ओके, वेट बैलेंस। तो वो क्या करता है, एक पैन में आपको 1 किलोग्राम सब्जी लेनी है तो 1 kg का वेट एक पैन में डालता है और दूसरे में आपकी सब्जी डालता है। तो ये जो सब्जी है, ये जो वेजिटेबल्स है, उसका मास आपको 1 किलोग्राम चाहिए। तो वो क्या करता है कि ये जो 1 किलोग्राम इधर है, उसके साथ ये सब्जी के मास को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद वो बोलता है कि हाँ, बैलेंस होने के बाद बोलता है कि हाँ, आप ले लो यार 1 किलोग्राम सब्जी, ओके, 1 किलोग्राम वेजिटेबल्स ले लो। तो जब भी मेजरमेंट करते हो तो वहां पे कंपैरिजन होता ही है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो यार जो मेजरमेंट यहाँ पे सेंटीमीटर जो यूज किया है, सेंटीमीटर, या यहाँ पे वेजिटेबल्स लेने के लिए किलोग्राम, कुछ तो हम किसी के साथ तो कंपेयर करते हैं ना। यहाँ पे जो लेंथ है, हमने सेंटीमीटर वाली जो स्केल थी उसके साथ इसको कंपेयर किया, ये सेंटीमीटर वाली। यहाँ पे जो सब्जी लेने गए तो यहाँ पे किलोग्राम के साथ हमने उस मास को कंपेयर किया। जब हम मिल्क खरीदने जाते हैं, जब मिल्क लेते तो लीटर वाला जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके साथ दूध का जो वॉल्यूम है उसको कंपेयर करते हैं। तो ये जो किलोग्राम है, ये जो सेंटीमीटर है, ये उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आपको मालूम है, आप बोल दोगे, आपको तुरंत आ भी जाएगा कि उसको बोलते हैं यूनिट्स। तो जनरली मैं एक बात समझाना चाहता था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट करना है तो आपको उस क्वांटिटी को, या जैसे कि यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे मास, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको किसी एक रेफरेंस के साथ कंपेयर करना होगा। यहाँ पे रेफरेंस सेंटीमीटर था, यहाँ पे रेफरेंस किलोग्राम था। ओके, बात समझ में आई। जैसे कि हम गोल्ड खरीदने के लिए जैसे सोनार के पास जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर हमें लेना है 10 ग्राम सोना, तो वो क्या करता है, 10 ग्राम सोना वो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, उसके ऊपर डालता है। वहां पे भी क्या होता है, जो हमारा सोना है उसका जो मास है वो कंपेयर ही करता है। तो वहां पे ग्राम जो यूज किया है वो रेफरेंस हो गया है। ओके, तो ये रेफरेंस जो है यूनिट्स उसे बोलते हैं। तो हम मेजरमेंट का मतलब अभी मैं बोलता हूं कि मेजरमेंट इज नथिंग बट द कंपैरिजन। मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ, ध्यान में रखो, तो अगर डिफिनेशन लिखनी है तो मेरे साथ लिख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द कंपैरिजन। ध्यान में रखो यार, डिफिनेशन बहुत ही इजी है। द कंपैरिजन
विथ द रेफरेंस स्टैंडर्ड। और ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जैसे कि लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज किया था, यहाँ पे किलोग्राम यूज किया है, लीटर मिल्क का मेजरमेंट के लिए यूज किया था, वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे जो सभी है उनको ही हम बोलने वाले हैं यूनिट्स। ओके, रेफरेंस स्टैंडर्ड को क्या बोलने वाले हैं? यूनिट। आई होप कि बात समझ में आई होगी कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यू शुड कंपेयर दैट फिजिकल क्वांटिटी विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। ओके, जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमने स्केल यूज किया था 15 सेंटीमीटर वाला, तो सेंटीमीटर रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया, हम सेंटीमीटर में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, वेजिटेबल्स लेने गए तो किलोग्राम के साथ वेजिटेबल का मास को कंपेयर किया। तो यार ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि मेजरमेंट किसका करते हैं। मेजरमेंट हम फिजिकल क्वांटिटीज का करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? दैट क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। बहुत सिंपल चीज होती है जो आपको मालूम होता है, सिर्फ हम उसके ऊपर सोचते नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। ओके, तो यार यहाँ पे मेजरमेंट का डिफिनेशन मैंने लिखा है। मेजरमेंट नथिंग बट द कंपैरिजन विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड, और रेफरेंस स्टैंडर्ड को ही हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। बात समझ में आई? ओके, तो ये होता है भाई मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम अगला वाला जो पॉइंट है, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, आप बोल सकते हो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपने 10th तक बहुत सारी पढ़ी भी होंगी, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, ओके, काइनेटिक एनर्जी या सिंपली एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम। ओके, आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा होगा। ओके, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज पे ही सब डिपेंड होगा आगे जाके भी। ओके, एक्सपेरिमेंट में तो हम वही मेजर करते हैं। तो यार ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड या जो मैं यूनिट कह रहा हूं, उसकी डिफिनेशन क्या आएगी? तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे? मेजरमेंट का तो हो गया। मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको मालूम है तो हम सभी जगह पे मेजरमेंट करते ही है, और मेजरमेंट इस तरह से किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हम करते हैं मगर सोचा नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को अभी पता चल रहा होगा, अरे हाँ ऐसा होता है। ओके, हम करते हैं मगर सोचते नहीं है। ओके, तो वही तो बात है। फिर यार यूनिट क्या होता है? फिर हाउ टू डिफाइन यूनिट? तो यूनिट का मतलब ही क्या है भाई? रेफरेंस स्टैंडर्ड। उसमें क्या अलग है अभी? द रेफरेंस स्टैंडर्ड, ध्यान में रखो, जो रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड used for किसके लिए यूज किया जाता है? मेजरमेंट। द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट, और मेजरमेंट किसका करते हैं? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, बात को समझो, इसके बोलते हैं भाई यूनिट। दैट इज द यूनिट। अगर डिफिनेशन लिखनी है तो लिख के ले लो। ओके, द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज यूनिट। ओके, रेफरेंस स्टैंडर्ड लिखता हूं, यूनिट। ओके, दैट इज द यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं। ओके, तो हम वो भी पढ़ने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। मगर यूनिट को पहले तो पढ़ो कि रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। अगर कुछ आपको मेजर करना है तो कुछ तो चाहिए ना भाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता यार ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये पुणे है और ये औरंगाबाद है। ओके, और पुणे और औरंगाबाद का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है दोनों के बीच की, वो लेंथ मैं बोलूंगा कि 250 है, सिर्फ 250 लिखा, तो क्या पता चलेगा आपको? 250 क्या सेंटीमीटर है, मीटर है कि किलोमीटर है? ओके, तो ये सिर्फ अगर मैं नंबर लिखूंगा तो आपको कुछ फीलिंग नहीं आएगा, कुछ उससे पता नहीं चलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला जाओ मार्केट में और वेजिटेबल्स लेके आओ, और वेजिटेबल्स लेके कितने आने हैं, मैंने बोला कि जाओ और 3 वेजिटेबल्स लेके आओ, तो वेजिटेबल लाने के लिए 3 मैंने बोला 3 लेके आओ, तो ये 3 क्या है? 3 क्या लाओ? 3 ग्राम लाओ, किलोग्राम लाओ कि क्या लाना है, वो आपको पता नहीं चलता। अगर मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा तो आपको सिर्फ नंबर से वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका कुछ भी फीलिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ध्यान से जरा, पुणे से औरंगाबाद फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब वो हो गया भाई लेंथ। यहाँ पे पहले एग्जांपल में लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ नंबर लिखा, कुछ मालूम नहीं चलेगा।
वेजिटेबल्स का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? वेजिटेबल का मेजरमेंट का मतलब वेजिटेबल्स को नहीं मेजर करते हैं, वेजिटेबल का क्या मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा? मास। ओके, सेकंड एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ नंबर जब लिखोगा कुछ आपको फीलिंग नहीं आएगा। मगर यहाँ पे अगर मैंने लिखा होता किलोमीटर, ओके, तो यहाँ पर अगर लिखा होता किलोग्राम, तो आपको समझ में आता है, हाँ 250 किलोमीटर, कुछ तो फीलिंग आता है। ओके, 250 किलोमीटर, 3 किलोग्राम, तो आपको पता चलता है कि यार ये यूनिट की वजह से यही हो गई यूनिट्स, या उसे बोलेंगे रेफरेंस चैनल्स। तो ये रेफरेंस चैनल की वजह से आपको पता चलता है कि हाँ ये डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, तो ठीक है, हम प्लानिंग कर लेते हैं, फिर 5 घंटे का रोड है, ओके चलो ठीक है, जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। वेजिटेबल्स 3 किलोग्राम, ओके चलो ठीक है, तो पता चलता है, फीलिंग आता है। तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो है, ध्यान से जरा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो साइज होगा, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज, ओके, मेजर करने के बाद हम उसको कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन एज, तो पहले तो नंबर चाहिए। ओके, नंबर तो जरूरी है, कोई तो मेजरमेंट कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो आंकड़े आएंगे, कुछ तो नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पे नंबर जरूरी है। ओके, तो पहला नंबर आएगा भाई, नंबर आएगा, प्लस नंबर के साथ क्या चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का? यूनिट। यूनिट का मतलब रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो नंबर प्लस यूनिट अगर करते हो तब भी फिजिकल क्वांटिटी को कुछ तो मीनिंग है, अदरवाइज उसको कुछ भी मीनिंग नहीं आएगा। ओके, तो चलो ठीक है यार, आपको समझा होगा। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके ले लो यार, ये कहाँ पे, तो ये नोट करके ले लो, ये नहीं, ये इसको, ये नोट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यार ठीक है, चलो यूनिट की तरफ आते हैं। तो यार ये जो यूनिट है इसका डेफिनेशन तो हो गया, मगर उसको कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अगर लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ के मेजरमेंट के लिए अगर इंडिया में हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मीटर, ओके, मीटर नाम का यूनिट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो मीटर है, तो ये यूनिट सभी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सभी देश जो होंगे वो सभी जगह पे वो जो यूनिट होगा वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ इतनी होगी और ऑस्ट्रेलिया में 1 मीटर की लेंथ इतनी होगी, अमेरिका में बहुत बड़ी होगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो जो भी कुछ यूनिट्स हम यूज करते हैं, जो भी कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, वो सभी जगहों पे वर्ल्ड वाइज या यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड चाहिए। ओके, वर्ल्ड वाइज वो एक्सेप्टेड चाहिए। पहला प्रॉपर्टी जो उसका होना चाहिए कि इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सभी जगह पे वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, जो हम यूज करते हैं वही यूनिट, वही रेफरेंस स्टैंडर्ड अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, न्यूजीलैंड में भी, कहीं पे आप जाओ तो वही यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। दूसरा जो है, जो यूनिट्स होते हैं वो इनवेरिएंट चाहिए, इनवेरिएंट, वो चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, अगर लेंथ के लिए 1 मीटर हमने डिफाइन किया कि 1 मीटर डिस्टेंस इतना होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इनवेरिएंट नहीं चाहिए, ये कांस्टेंट ही चाहिए। ओके, वो चेंज नहीं होना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी चेंज हो जाए तो ये लेंथ का जो यूनिट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मास का जो यूनिट होगा 1 kg, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो जो यूनिट होगा, अगर 1 किलोग्राम इंडिया में जितना है उतना ही 1 किलोग्राम सभी जगह पे होना चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो ये यूनिट जो होगा वो इनवेरिएंट भी चाहिए। ओके, इनवेरिएंट भी चाहिए। ओके, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हो गए भाई कुछ यूनिट्स की प्रॉपर्टी जो आपने 10th में ऑलरेडी की है, मैं तो सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो यूनिट्स होते हैं ना भाई, तो ये भाई हो गया, ये लिख के लिए, ये भी कुछ यार आप लिख के ले सकते हो। यूनिट जो होता है, तो कुछ यूनिट्स के ऐसे ग्रुप्स किए जाते हैं। ओके, कुछ ग्रुप्स करने के बाद उसको एक नाम दिया जाता है, तो उन ग्रुप्स को बोला जाता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओके, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो सिस्टम्स का मतलब होता है कुछ यूनिट्स का ग्रुप करना। जैसे कि आपने सिस्टम्स पढ़े होंगे 10th में, तो आपने कुछ ऐसे सिस्टम पढ़े होंगे, सीजीएस सिस्टम पढ़ा है ना, सीजीएस सिस्टम। दूसरा पढ़ा होगा एमकेएस सिस्टम, आपको याद आ रहा होगा। तीसरा है भाई एफपीएस सिस्टम,
ओके। और लास्ट में जो है जो हम यूज करते हैं सब अभी तो सभी ये यूज करते हैं एसआई सिस्टम। और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ए स्टैंड्स फॉर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी ये पहले तीन जो है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये अभी ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। अभी 1971 के बाद अभी सभी यही यूज किया जाता है। ओके, ये सिस्टम्स को डिफाइन करने का भी एक जनरल कॉन्फ्रेंस होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ओके, आपको 10th में भी पढ़ाया गया होगा, ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। तो ये इनका भी एक कुछ कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे सब यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है, सिस्टम्स को पक्का किया जाता है, बाद में वो सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाता है। ओके, तो ठीक, तो ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट है। तो पहला जो लिखा है भाई सीजीएस, सीजीएस में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम और एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो यहां पे देखो ना यार, आपको मालूम है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, यूनिट, ये यूनिट है अभी तीनों भी। तो सेंटीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर का यूज होता है, तो वो होता है लेंथ। तो यहाँ पे देखो ना भाई, ये लेंथ हो गया। ग्राम जो होता है, ग्राम किसके लिए यूज होता है, ग्राम वो होता है भाई मास। और ये सेकंड, सेकंड टिक टिक टिक, सेकंड किसके लिए यूज होता है भाई, टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, ये टाइम के लिए। तो ये जो तीन यूनिट्स है, ये जो एक सिस्टम है सीजीएस, तो इसमें सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटीज के ही यूनिट्स है, तीन ही। ओके, तो ठीक है। एमकेएस जो होगा, एमकेएस, एमकेएस में क्या होता है, पहला मीटर, याद है ना आपको, दूसरा होता है भाई किलोग्राम, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा 10th में, नहीं तो सबको याद होगा। सेकंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर किसके लिए यूज होता है, फिर से लेंथ। ये किलोग्राम किसके लिए यूज होता है भाई, मास। और ये किसके लिए होता है, टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी तीन ही यूनिट्स हैं, मतलब तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के यूनिट्स हैं इस सिस्टम में। एफपीएस जो होता है, एफपीएस ये ब्रिटिश सिस्टम है, फुट, पाउंड, सेकेंड। ओके, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, सेकेंड। ये फुट भी लेंथ के लिए, ये पाउंड भी मास के लिए, ये भी सेकेंड टाइम के लिए। ओके, तो तीनों सिस्टम में एक चीज अच्छी है, यहाँ पे सेकेंड सेकेंड सेकेंड, टाइम सभी जगह पे सेकेंड में ही मेजर करते हैं, और फिजिक्स में सभी जगह पे टाइम सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये जो तीन यूनिट्स है, तीन सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो है सीजीएस, एमपीएस और एफपीएस, यहाँ पे तीनों जगह पे तीन ही यूनिट्स है, मतलब तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम। तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी ये लेंथ, ये मास और टाइम। ओके, तो ये जो लेंथ, मास और टाइम है, ये जो तीन क्वांटिटीज होंगी, ये सीजीएस, एमपीएस और एफपीएस में, ये तीनों सिस्टम्स ऑफ यूनिट में लेंथ, मास और टाइम जो होंगे, दीज क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये तीन सिस्टम के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ फंडामेंटल क्या है, फिर ऐसे डरने वाली बात नहीं, क्या यार ये बीच में क्या चले गई, फंडामेंटल की बात जो है हम करने वाले हैं। तो पहले तो इसको समझो कि इसमें सिर्फ तीन क्वांटिटीज का ही किया है फंडामेंटल। तो ऐसा सिस्टम जो है वो 1971 के बाद वो आया है। तो अभी तो हम सभी प्रॉब्लम्स में सभी जगह पे यही यूज करते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये चार सिस्टम्स होते हैं। तो ऐसा सिस्टम को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओके, आई होप कि आपने ये सब ने पढ़ा है। तो ये जो सीजीएस सिस्टम होता है, इसको एक और नाम होता है, उसको कोई गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, इसको मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं एमटीएस को, और इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश। ओके, तो ये गॉसियन, ये मेट्रिक, ये ब्रिटिश सिस्टम भी उसको बोला जाता है। ओके, तो दीज आर दी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यार आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो दूसरा वीडियो जो होगा अगले वीडियो में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट्स, डायमेंशंस, डायमेंशन एनालिसिस, ओके, मेजरमेंट्स कुछ अलग से पढ़ने वाले, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ओके, जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस है वो कैसे मेजर करते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंसेस किस यूनिट्स में मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, तो आज तक आपको यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर लेंगे। ओके,
थैंक यू।